राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे। और ये हमारा जो राइट टू फ्रीडम है वो कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है? ये है हमारे यहाँ आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। हमारे संविधान निर्माताओं की सोच को समझिएगा, हमारे संविधान निर्माताओं के विचारों को समझिएगा। हमारे संविधान निर्माताओं ने सबसे पहले किसकी बात की थी? अधिकारों में सबसे पहले बात की थी समता के अधिकार की। और समता के अधिकार के बाद में कौन सा अधिकार दिया गया है साथियों? बाद में दिया गया है हमारे यहां स्वतंत्रता का अधिकार। क्योंकि आप स्वतंत्रता का आनंद तभी ले पाओगे, समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपनी फ्रीडम का तभी प्रयोग कर पाएगा जब पूरा समाज एक लाइन पे बैठा होगा, समाज में इक्वलिटी होगी। अब मान लीजिए कि मैं बोलूं कि आपको पूरे भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। अब आपकी हालत ये बनी हुई है कि सर हम राजस्थान में भ्रमण नहीं कर पा रहे हैं, जयपुर में भ्रमण नहीं कर पा रहे हैं। इसका मीनिंग है आपको पहले क्या चाहिए? पहले क्या चाहिए? समता का अधिकार, इक्वलिटी चाहिए। जब सब लोगों को हम बराबर बना देंगे, एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट कर देंगे, फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने क्या कहा? एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने के बाद में कहा अब भाई साहब आप दौड़िए, अब आगे बढ़िए, अब आप अपनी क्षमताओं का क्या कीजिएगा? प्रयोग कीजिएगा। और कौन सा अधिकार का प्रयोग करिए बताओ? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। अब आप देखिए, मैं ये आर्टिकल 19 से 22 तक पढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको स्वतंत्रता की थीम समझाता हूं। उसके बेसिस पे आपको पूरा टॉपिक यानी आर्टिकल 19 से 22 तक सब चीजें समझ में आ जाएगी। आप लोगों को स्वतंत्रता क्यों देनी चाहिए? ऐसा आपने कौन सा महान कार्य कर दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स आपको क्या दे रहे हैं बताओ? स्वतंत्रता दे रहे हैं। इसका लॉजिक समझिएगा। किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता देने के पीछे का जो विचार है वो है कि जो इस दुनिया में इंसान है, जो व्यक्ति है, वो इंसान या व्यक्ति बेवकूफ नहीं है। वो व्यक्ति क्या है बताओ? समझदार है। और समझदार को हम क्या बोलते हैं बताओ? विवेकशील है। मैं ये बोलूं कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को ये पता था कि हमारी भारत की जनता मूर्ख नहीं है, अपितु भारत की जनता क्या है? बड़ी समझदार है, बड़ी विवेकशील है। उनके पास में क्या है? बुद्धि है, विवेक है। और जब व्यक्ति के पास में विवेक होता है तो वो व्यक्ति अपने जीवन से संबंधित जो अच्छे एवं बुरे हैं उसका क्या ले सकता है बताओ? निर्णय ले सकता है, डिसीजन ले सकता है। आप मेरे को बताओ, जो व्यक्ति मूर्ख होगा, बेवकूफ होगा, पागल होगा, क्या वो व्यक्ति अपने जीवन के अच्छे और बुरे को जानता है? क्या नहीं जानता है। इसका मीनिंग है अपने जीवन के अच्छे और बुरे के बारे में डिसीजन ले कौन सकता है? वही व्यक्ति ले सकता है जो क्या है बताओ? विवेकशील है। तो आप बताओ, भारतीय जनता को, भारतीय नागरिकों को जो स्वतंत्रता का अधिकार है, वो स्वतंत्रता का अधिकार क्यों दिया गया है? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये माना कि जो व्यक्ति है वो अपने आप में क्या है? विवेकशील है। और जब व्यक्ति विवेकशील है तो अपने अच्छे और बुरे का क्या ले सकता है बताओ? निर्णय ले सकता है। और मैंने कहा जब व्यक्ति विवेकशील है, इसका मीनिंग है व्यक्ति किसी के क्या नहीं है बताओ? अधीन नहीं है। और व्यक्ति अगर किसी के अधीन नहीं है तो वो अपने आप में क्या है बताओ? स्वतंत्र है। अब आपसे मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं, आरएस परी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या मान लो कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और आपको मान लीजिए कोई ज्ञानचंद आए और ये आपको ज्ञान दे के जाए कि देख भाई तू इसकी तैयारी मत कर, तू ऐसा काम कर, पहले इसकी तैयारी कर ले। उसको क्या बोलना? देख इधर बैठ, मैं तेरे को एक बात समझाता हूं। क्या बात समझाता हूं? देख तू भी व्यक्ति, मैं भी व्यक्ति, ठीक है, तू भी विवेकशील, मैं भी विवेकशील। अब इसका मीनिंग है मेरे जीवन के लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये मैं डिसीजन ले सकता हूं, नहीं ले सकता हूं? वो बोलेगा ले सकता है। अगर तू मेरे को ज्ञान दे के जा रहा है, इसका मीनिंग है मेरे को मूर्ख समझ रहा है, तो आप मूर्ख नहीं है। आपको किस एग्जाम की तैयारी करना है, आपको आईएएस बनना है, आरएस बनना है, ग्रेड के अंदर जाना है, आपको किस प्रकार का पहनावा अपनाना है, बताओ आपको किस प्रकार का पहनावा अपनाना चाहिए, ये कोई दूसरे व्यक्ति बताएंगे या आप खुद डिसाइड करोगे? अरे आप खुद डिसाइड करोगे। क्यों? क्योंकि आप विवेकशील हैं। तो आप अच्छे बुरे का क्या कर सकते हो बताओ? निर्णय कर सकते हो। फिर आप मेरे को बताओ, आप किस प्रकार का खान पान अपनाओगे, ये कोई आपको दूसरा बताएगा या आप खुद डिसाइड करोगे? हम खुद डिसाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि स्वतंत्रता देने के पीछे का जो सबसे बड़ा दर्शन है वो यही है कि व्यक्ति क्या है? विवेकशील है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि
आप किसके साथ में शादी करेंगे, या आपका पड़ोसी बताएगा, आपका रिश्तेदार बताएगा, या आपको खुद को डिसाइड करना चाहिए? कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है आपको खुद को डिसाइड करना चाहिए। क्यों डिसाइड करना चाहिए? क्योंकि आप क्या है बताओ, विवेकशील हैं। और आप विवेकशील हैं तो अपने जीवन के अच्छे और बुरे का निर्णय कर सकते हैं। वो अलग बात है कि भाई सरकारी नौकरी के बिना शादी आसानी से होती नहीं है, वो हमारा सामाजिक परिवेश है, उस पर मैं नहीं जा रहा हूं। लेकिन किससे आपको शादी करना है, उसका डिसीजन किसको करना है बताओ? आपको करना है। रिश्तेदार के दबाव में आके, ताऊ के दबाव में आके, अगर आप ताऊ के दबाव में आ गए, रिश्तेदार के दबाव में आ गए, इसका मीनिंग रिश्तेदारों ने आपको विवेकशील नहीं समझा और इसीलिए आपने अच्छे अपने बुरे और का निर्णय नहीं ले सके। ये फिलोसॉफी आपको समझ में आई? ठीक है। तो व्यक्ति क्या हुआ? विवेकशील। व्यक्ति विवेकशील हुआ, इसका मीनिंग वो अपने अच्छे और बुरे का क्या कर सकता है? निर्णय कर सकता है। इसलिए व्यक्ति को क्या देना जरूरी है बताओ? स्वतंत्रता देना जरूरी। अब समझिए स्वतंत्रता होती क्या है। स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ाने से पहले मैं आपको समझा रहा हूं स्वतंत्रता, और यहीं से आप मान के चलो आर्टिकल 19 से 22 कंप्लीट हो जाएगा। स्वतंत्रता क्या है, इसका उल्टा सोचो। स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है? आपके जीवन में किसका अभाव हो जाए? बंधनों का अभाव हो जाए। किसका अभाव हो जाए आपके जीवन में? आपके जीवन में प्रतिबंधों का अभाव हो। किसका अभाव रहे? प्रतिबंधों का अभाव रहे। इसका व्यापक मीनिंग क्या है? आपके जीवन में विकल्पों की विद्यमानता हो। विकल्पों की विद्यमानता हो तथा उसमें किसका अधिकार हो? चयन का अधिकार हो। ठीक है जी। पहली बात समझो, स्वतंत्रता का जस्ट उल्टा क्या है कि आपके ऊपर जितने भी बंधन हैं उन बंधनों को उखाड़ फेंका जाए। बंधन कौन? किसका बंधन, किसका प्रतिबंध? आपके जीवन पे प्रतिबंध कौन लगाता है? घर पे, हमारे जीवन पे प्रतिबंध कौन लगाता है? ताऊ लगाता है। जैसे ही घर से बाहर निकले, समाज ने हमारे जीवन पर क्या लगा दिया साथियों? प्रतिबंध लगा दिया। जैसे ही बाहर निकले, रात को पुलिस वाले बोल रहे हैं भाई साहब कहां जा रहे हो, पुलिस वालों ने या राज्य ने हमारे जीवन पर क्या लगा दिया बताओ? प्रतिबंध लगा दिया। इसलिए रूसो ने क्या बोला कि मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है, लेकिन चारों तरफ परतंत्रता की बेड़ियों में बंधा हुआ है। वो परतंत्रता की बेड़ियां किसकी है साथियों? ताऊ की, समाज की, पुलिस की, राज्य की, पति के जीवन पर पत्नी की और पत्नी के जीवन पर पति की। ये क्या है? ये बंधन है। ये क्या है? प्रतिबंध है। अगर आपको चाहिए आजादी तो आपको क्या करना है? इन प्रतिबंधों या बंधनों को क्या करना है? उखाड़ फेंकना है। थोड़ा ज्यादा एक्टिव नहीं हो जाना है ना, टॉपिक समझना ही है। ऐसा नहीं है कि वास्तव में ऐसा कुछ कर बैठो आप। ठीक है, समझ गए? तो पहली बात, प्रतिबंधों या बंधनों का क्या होना चाहिए बताओ? अभाव होना चाहिए। ये ठीक बात है, लेकिन ये स्वतंत्रता का थोड़ा संकीर्ण मीनिंग है। अगर हम फ्रीडम को व्यापकता में समझे तो फ्रीडम या स्वतंत्रता व्यापकता में क्या है? विकल्पों की विद्यमानता हो। किसकी विद्यमानता हो? विकल्पों की विद्यमानता। कभी अगर आप रेस्टोरेंट में गए हैं तो रेस्टोरेंट वाले हमको क्या दिखाते हैं? मेन्यू दिखाते हैं। इसका मीनिंग है वो मेन्यू है या विकल्पों की विद्यमानता है? साथियों, वो विकल्पों की विद्यमानता है। अगर आप डीमार्ट में गए हैं तो डीमार्ट में क्या है? आपके सामने क्या उपलब्ध है? विकल्पों की विद्यमानता है। और उतने विकल्पों में से आप किसी एक विकल्प का क्या कर लीजिए बताओ? चयन कर लीजिए। ये जो बाजार है, पूंजीवाद है, यही तो क्या लेके आता है? स्वतंत्रता लेके आता है। आप बड़े शहर के किसी सिटी मॉल में जाते हैं, वहां पे आपके सामने कपड़ों का के क्या है? विकल्प विद्यमान है। और उन्हीं विकल्पों में किसका अधिकार है बताओ? चयन का अधिकार है। साथियों, सही सही बता दूं, जब तक सरकारी नौकरी नहीं होती है तब तक लड़कों के सामने या लड़कियों के सामने भी आजकल के समाज में विकल्पों की विद्यमानता नहीं होती है। लेकिन जैसे ही सरकारी नौकरी आती है, आपके सामने क्या मिलेंगे बताओ? विकल्प ABCDE। और आप चाहे जिस विकल्प का क्या कर सकते हैं बताओ? चयन कर सकते हैं। इसका मीनिंग है यह सरकारी नौकरी है या स्वतंत्रता प्राप्त करने का एक तरीका है? ये सरकारी नौकरी नहीं है साथियों, ये क्या है? ये आजादी का एक तरीका है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था।
लेकिन आप साथी तभी आजाद होंगे जब किसी ना किसी पद को क्या करेंगे, सुशोभित करेंगे। तो याद रखो, ठीक है। तो व्यापक मीनिंग क्या है कि विकल्पों की क्या हो, विद्यमानता हो, और उसमें किसका अधिकार शामिल हो बताओ, चयन का अधिकार। तो जैसे आजकल ऑनलाइन, भाई ऑनलाइन कोचिंग का दौर है, और ऑनलाइन कोचिंग के दौर में क्या है, आपके सामने अनेक अनेक प्रकार के प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं। डिस्कोर्स एकेडमी और अन्य जितने भी एकेडमी हैं, आपके सामने क्या है, विकल्प विद्यमान है। और उन विकल्पों में से जो विकल्प आपको अच्छा लगे, उस विकल्प का आप क्या कर सकते हैं बताओ, चयन कर सकते हैं। तो याद रखिए, विकल्पों की विद्यमानता और चयन का क्या होना चाहिए, अधिकार। लेकिन इसमें एक चीज समझिए, आप इधर वाले में वापस, मैंने आपको बोला प्रतिबंधों या बंधनों का क्या हो बताओ, अभाव हो। लेकिन कौन से प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए, ये लाइन अच्छे से समझ जाना, आर्टिकल 19 यही समझ में आ जाएगा। अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए। कौन से प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए बताओ, अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है, कौन से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, तार्किक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। और तार्किक को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या शब्द लिखता है, युक्ति युक्त, अंग्रेजी वही रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। मैं क्या बोल रहा हूं कि स्वतंत्रता का तात्पर्य क्या है, अतार्किक प्रतिबंधों का क्या हो, अभाव हो। लेकिन आपके जीवन पे कौन से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, तार्किक या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं। अब आप समझिए, सरकार ने यह नहीं कहा कि आप जयपुर में रहते हुए कभी डीजे नहीं बजाओगे। अगर सरकार बोल दे भाई साहब जिंदगी में कितनी भी खुशियां आ जाए डीजे नहीं बजाना है, थोड़ा अतार्किक प्रतिबंध लग रहा है। लेकिन सरकार ने बोल दिया कि मान लो कि 80 डेसिबल की आवाज तक आप डीजे बजा लो, सरकार ने कौन सा प्रतिबंध लगाया बताओ, तार्किक प्रतिबंध लगाया। फिर सरकार ने बोल दिया ऐसा करो आप कि रात के 10 बजे के बाद में डीजे नहीं चलाना है, क्योंकि रात के 10 बजे बाद में हो सकता है आपकी तो डीजे पे डांस करने की इच्छा हो रही है, लेकिन आपकी पड़ोसी की नींद लेने की इच्छा हो रही है। तो इसका मीनिंग है आपकी डांस करने की इच्छा के नाम पे किसी दूसरे की नींद लेने के अधिकार के का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। तो बताओ, जयपुर या जेडीए प्रशासन की ओर से, जयपुर प्रशासन की ओर से जो 10 बजे के बाद में डीजे बंद करने पर का जो प्रोविजन है, वो कौन सा प्रतिबंध है, तार्किक प्रतिबंध है। सरकार ने कहा आप विवेकशील हैं, आप समझदार हैं, तो आप शराब पिए, आप गुटखा खाइए, क्योंकि आप बेवकूफ तो है नहीं, तो आप खुद को पता है कि आपके जीवन के लिए क्या सही है क्या गलत है, मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन सरकार ने कहा पब्लिक स्पेयर में आप सिगरेट नहीं पी सकते हैं, क्योंकि अगर आप पब्लिक स्पेयर में सिगरेट पिएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा बताओ, दूसरे के जीवन को क्या होगा बताओ, नुकसान होगा। कौन सा प्रतिबंध है बताओ, तार्किक प्रतिबंध। सरकार ने कहा आराम से गाड़ी चलाइए, लेकिन 80 की स्पीड से ऊपर मत चलाइए। सरकार ने ये नहीं बोला कि कोई गाड़ी नहीं चलाएगा। इसका मीनिंग है सरकार ने अतार्किक प्रतिबंध नहीं लगाया। कैसा प्रतिबंध लगाया बताओ, तार्किक प्रतिबंध लगाया। देखिए, सभी लोगों को अगर हमें फ्रीडम देना है तो सभी लोगों की स्वतंत्रता पर थोड़े थोड़े रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाने पड़ेंगे, तभी सभी लोगों को क्या प्राप्त होगी साथियों, स्वतंत्रता प्राप्त होगी, अदरवाइज नहीं। कैसे? मान लीजिए मेरे हाथ में ये छड़ी है और मेरे को ये छड़ी घुमाने का क्या हो बताओ, अधिकार हो। क्या मैं मेरे मनमाने रूप से इस छड़ी को घुमा सकता हूं, या इस छड़ी को वहीं तक घुमा सकता हूं जहां तक किसी दूसरे का नाक शुरू नहीं होता है? जहां तक किसी दूसरे का नाक शुरू नहीं होता है वहां तक मैं इस छड़ी को घुमा सकता हूं। इसका मीनिंग है मेरी छड़ी घुमाने की स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध लगाया वो गया है, वो कौन सा प्रतिबंध है बताओ, तार्किक प्रतिबंध। और कॉन्स्टिट्यूशन इसको कौन सा प्रतिबंध बोल रहा है बताओ, युक्ति युक्त प्रतिबंध। आर्टिकल 19 पूरा हो जाएगा, यहीं पे समझ लीजिएगा। अब आप मेरे को समझो, ये तार्किक प्रतिबंध लगाएगा कौन? तार्किक प्रतिबंध लगाएगा राज्य, स्टेट। इसका मीनिंग आप मेरे को बताओ, हमारी जो स्वतंत्रता है वो निरपेक्ष है या सापेक्ष है? कॉन्स्टिट्यूशन हमको क्या, कौन सी स्वतंत्रता नहीं देगा? हमको निरपेक्ष स्वतंत्रता नहीं देगा, स्वतंत्रता नहीं देगा। मैं बार बार बोलता हूं, हमारे फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट राइट्स नहीं है, निरपेक्ष अधिकार नहीं है। तो वैसे ही स्वतंत्रता का अधिकार भी क्या नहीं है बताओ, निरपेक्ष नहीं है। अपितु स्वतंत्रता का अधिकार भी कैसा अधिकार है बताओ, सापेक्ष अधिकार है। और सापेक्ष अधिकार होने का तात्पर्य मेरे को बताओ क्या हुआ,
सापेक्ष अधिकार होने का तात्पर्य है आपके अधिकार पर युक्ति युक्त या तार्किक क्या लगाए जाएंगे बताओ, प्रतिबंध लगाए जाएंगे। और फिर मुद्दे वाली बात यह आई कि ये तार्किक प्रतिबंध लगाएगा कौन, ये तार्किक प्रतिबंध लगाएगा बताओ कौन है, राज्य। चलो मैंने बोला कि आपको बोलने का अधिकार है, तो बोलने के अधिकार में बताओ किसी को गाली गलौज करने का अधिकार है क्या, नहीं। इसका मीनिंग है आप अगर किसी को गाली गलौज करते हैं तो सामने वाला मानहानि का मुकदमा कर देगा, तो आपकी स्वतंत्रता पर क्या लगा दिया बताओ, प्रतिबंध लगा दिया। कल को कोई बोले कि मेरे को बिजनेस करना है, व्यापार करना है, तो क्या आप अफीम डोडो का इनका व्यापार कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि हमारी स्वतंत्रता पर क्या लगा हुआ है, प्रतिबंध लगा हुआ है। कैसा प्रतिबंध लगा हुआ है बताओ, युक्ति युक्त या तार्किक प्रतिबंध लगा हुआ है। यही आर्टिकल है, आर्टिकल 19, 20, 21 और 22। वापस समझो, अब पूरी कहानी को 1 मिनट में बता रहा हूं, है ना। मैंने क्या बोला, हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम की बात करेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार हमको क्यों दिया गया है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने यह माना कि भारत की जनता क्या है, विवेकशील है, समझदार है, और जो व्यक्ति विवेकशील होता है वो अपने जीवन से संबंधित अच्छे और बुरे का क्या ले सकता है, निर्णय ले सकता है। और इसीलिए उस व्यक्ति को क्या देना जरूरी हो जाती है बताओ, स्वतंत्रता देना जरूरी हो जाती है। क्योंकि अगर व्यक्तियों को स्वतंत्रता देंगे तभी वो अपनी क्षमताओं का क्या कर पाएंगे बताओ, प्रयोग कर पाएंगे। साथियों, जैसे हमने ये डिस्कोर्स एकेडमी का मंच प्रारंभ किया है, तो क्यों प्रारंभ किया है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको फ्रीडम देता है। हम अपनी कार्य क्षमताओं का, अपने विवेक का और अपने कार्य करने की जो प्रेरणा है, उसकी जो फ्रीडम है, उसका क्या कर सकते हैं बताओ, प्रयोग कर सकते हैं। तभी तो सोसाइटी में कुछ नई चीजें क्रिएट होगी। तो आज तक जो मानव सभ्यता आगे बढ़ी है वो इसीलिए बढ़ी है क्योंकि व्यक्ति विवेकशील था और नए नए डिसीजन लेता गया। और आदि मानव की पत्थर से आग लगाने की खोज से लेकर आज तक हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की खोज कर दी। क्यों खोज कर दी, क्योंकि व्यक्ति को क्या दी थी, स्वतंत्रता मिली थी। फिर मैंने आपको क्या बोला, स्वतंत्रता के 2 मीनिंग याद रखो। पहला कि बंधनों का अभाव, प्रतिबंधों का अभाव। लेकिन कौन से बंधनों का अभाव होना चाहिए, तार्किक या अतार्किक, अतार्किक बंधनों का अभाव। इसका मीनिंग है हमारे जीवन पे कौन से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, तार्किक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। जैसे आप गाड़ी चलाते हैं तो थोड़ी देर हमारी गाड़ी चलती है, इतने में क्या आ जाती है बताओ, ट्रैफिक लाइट्स आ जाती है। अगर मान लो आप सोच के देखो कि अगर बड़े बड़े शहरों में से इन ट्रैफिक लाइट्सों को हटा दिया जाए तो सबका चलना क्या हो जाएगा साथियों, दुर्भर हो जाएगा। इसलिए सबकी स्वतंत्रता थोड़ा थोड़ा कट लगाते रहो ताकि सभी लोग अपनी स्वतंत्रता का क्या करते रहे, प्रयोग करते रहे। तो अतार्किक प्रतिबंधों का अभाव हो, लेकिन तार्किक प्रतिबंध राज्य के द्वारा लगाए जा सकते हैं। दूसरा व्यापक मीनिंग यह है कि व्यक्ति के जीवन में विकल्पों की विद्यमानता हो और उन विकल्पों में से व्यक्ति किसी का भी क्या कर ले, चयन कर ले। ठीक है। फिर मैंने आपको समझाया कि हमारी फंडामेंटल राइट्स की बात कर लूं या यहाँ पे स्वतंत्रता की बात कर लूं, वो निरपेक्ष अधिकार नहीं है, अपितु कैसा अधिकार है, सापेक्ष अधिकार है, और उस पर युक्ति या तार्किक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है। तो सापेक्ष शब्द का मीनिंग समझ गए। सापेक्ष का मीनिंग क्या है, आपकी स्वतंत्रता निरपेक्ष नहीं है। इसका मीनिंग है आप बोलने के नाम पे कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। अगर आप गलत बोलेंगे तो राज्य आपका टेटवा दबा देगा। क्या करके बताओ, युक्ति या तार्किक प्रतिबंध लगा के। ठीक है। अब हम आते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल पे। तो आर्टिकल 19 से 22 तक पढ़ना है। सबसे पहले हमें बात करता हूं आर्टिकल 19 की। आर्टिकल 19 में हमें कौन सी स्वतंत्रताएं मिली है बताओ। आर्टिकल 19 में नागरिक स्वतंत्रताएं हैं। कौन सी स्वतंत्रताएं हैं, नागरिक स्वतंत्रता। इसका मीनिंग है ये स्वतंत्रताएं किसको दी गई है, नागरिकों को दी गई है। किसको नहीं दी गई है, विदेशियों को नहीं दी गई है। कौन कौन से 5 फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो केवल इंडियंस को मिले हैं। तो आर्टिकल 15 की बात कर ले, आर्टिकल 16 की बात कर ले, आर्टिकल 19 की बात कर ले, आर्टिकल 29 और 30। ये 5 फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को मिले हैं। अब आप सोच के देखिएगा आखिर क्या कारण है कि स्वतंत्रता का अधिकार विदेशियों को नहीं दिया हमने। अगर भाई साहब विदेशियों को देते तो वो क्या बोलते, हमारे राष्ट्र के बारे में कुछ भी बोल देते। अगर विदेशियों को देते स्वतंत्रता का अधिकार और वो यहां पे आके क्या करते, वापस से ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह नई कंपनी बना लेते। अगर हम विदेशियों को स्वतंत्रता का अधिकार देते तो वो यहां पे आते और किसी मान लो कि पिछड़े क्षेत्र में जाते और वहां पे कोई डॉक्यूमेंट्री बनाते
और फिर दुनिया को दिखाते देखो भारत के लोग कितने पिछड़े हुए। तो हमारी राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी खतरा पहुंचा सकते थे विदेशी लोग, और हमारी राष्ट्र की जो गरिमा है उसको भी नुकसान पहुंचा सकते थे। इसलिए हमने विदेशियों को स्वतंत्रता के अधिकार से क्या रखा, वंचित रखा। और इसलिए आर्टिकल 19 की जो स्वतंत्रता है वो केवल किनको मिली हुई है, नागरिकों को। बड़ा ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है, और आज की क्लास में ये आर्टिकल आपको याद हो ही जाना चाहिए, से मान लो पूरा। पहले मैं बात करता हूं आर्टिकल 19A की। देखो आर्टिकल 19 उसका 1 है, फिर उसका स्मॉल a है, ऐसे अलग अलग पार्ट बने हुए, फिर स्मॉल 1 B, फिर C, फिर D, फिर E F G तक हम जाएंगे, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें लिखा है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। किसकी स्वतंत्रता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। दो शब्द लिखे हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। पहला क्या है, वाक, और फिर क्या है बताओ, अभिव्यक्ति। वाक शब्द का सिंपल तात्पर्य क्या होता है, वाक शब्द का सिंपल तात्पर्य है बोलना। वाक शब्द का सिंपल तात्पर्य क्या है बताओ, बोलना। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, इसका मीनिंग है मैं क्या कर रहा हूं बताओ, आर्टिकल 19(1)A में उल्लिखित मेरी जो स्वतंत्रता है उसका क्या कर रहा हूं बताओ, प्रयोग कर रहा हूं। तो वाक का तात्पर्य क्या हो गया, बोलना। लेकिन भारत में खुरापाती लोगों की कोई कमी नहीं है। एक बार मामला ये हुआ कि आर्टिकल 19 में आपको वाक यानी बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया कि सर आर्टिकल 19(1)A के अंदर मेरे को बोलने की स्वतंत्रता है, लेकिन मेरी तो बोलने की इच्छा ही नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बड़ा अच्छा क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुन लो, बोलने के अंदर आपको कौन सा अधिकार भी निहित है बताओ, चुप रहने का अधिकार भी निहित है। बोलने के साथ अंदर आपको कौन सा अधिकार भी निहित है बताओ, चुप रहने का अधिकार भी निहित है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि बोलने के अधिकार में चुप रहने का अधिकार भी है, भारत की एक प्रजाति खुश हो गई। कौन सी प्रजाति, पति प्रजाति। इसलिए आप देखते होंगे कि कई बार जब पत्नी लगातार बोलती रहती है तो पति चुप रहता है। क्यों, क्योंकि पति ने संविधान पढ़ रखा है और पति को पता है कि बोलने में कौन सा अधिकार भी निहित है बताओ, चुप रहने का अधिकार भी निहित है। तो पत्नी कौन से अधिकार का प्रयोग करती है, बोलने का, और उसी वाक शब्द में पति कौन से अधिकार का प्रयोग करता है बताओ, चुप रहने का। बात समझ में आ गई। इसके अलावा बोलने में आपको दूसरों के विचारों को बोलने का भी, या दूसरों के विचारों को बोलने का भी क्या है बताओ, अधिकार है। कई बार आप अपने दोस्तों के साथ बैठते होंगे और बोलते होंगे मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, वो तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था। इसका मीनिंग आप क्या कर रहे हैं बताओ, दूसरों के विचारों को ही तो व्यक्त कर रहे हैं। अरे हमारे मीडिया के भाई बंधु क्या करते हैं, मोदी जी ने ऐसा कहा, राहुल गांधी जी ने ऐसा कहा। इसका मीनिंग है वो क्या करते हैं बताओ, दूसरों के विचारों को ही तो क्या कर रहे हैं बताओ, व्यक्त कर रहे हैं। तो ये किसका शब्द है बताओ, वाक। तो वाक शब्द का मीनिंग क्या होता है बताओ, बोलना। बोलने में क्या है बताओ, चुप रहने का अधिकार भी निहित है, और वाक में दूसरों के विचारों को भी व्यक्त करने का भी अधिकार है। इसके अलावा साथियों याद रखें, वाक शब्द में आप किसी दूसरे के विचारों से सहमत भी हो सकते हैं, और आप दूसरों के विचारों से क्या हो सकते हैं बताओ, असहमत भी हो सकते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कई बार आपको कोई बोलते हैं, आप बोलते हैं हाँ भाई बात सही है, इसका मीनिंग आप उसके विचारों से क्या हो रहे हैं, सहमत। कई बार बोलते हैं नहीं बात तो गलत है, इसका मीनिंग उसके विचारों से क्या हो रहा है बताओ, असहमत। तो आप मेरे विचारों से सहमत भी हो सकते हैं, और मेरे विचारों से क्या हो सकते हैं बताओ, असहमत भी हो सकते हैं। लेकिन मेरे विचारों से सहमत और असहमत होने से तो कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो यह है कि आप सरकार के विचारों से भी, आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा से सहमत भी हो सकते हैं, और किसी पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा से क्या हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। आप सरकार की नीतियों से क्या हो सकते हैं, सहमत भी हो सकते हैं, और आप सरकार की नीतियों से असहमत हो सकते हैं। इसका मीनिंग आप सरकार की नीतियों की क्या कर सकते हैं बताओ, आलोचना भी कर सकते हैं। इसलिए मैं बोलता हूं कि वाक शब्द का तात्पर्य बोलना, किसके विरुद्ध, मेरे विरुद्ध नहीं, सरकार की उन नीतियों के विरुद्ध जो समाज की नैतिकता के क्या, संविधान की नैतिकता के क्या है बताओ, विरुद्ध है। समाज के उन कार्यक्रमों के, आप सरकार के उन कार्यक्रमों के विरुद्ध बोल सकते हैं, सरकार के कार्यक्रमों की क्या कर सकते हैं बताओ, आलोचना कर सकते हैं।
तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स किसके बारे में बोलना चाह रहे थे? ये वाक शब्द जो स्वतंत्रता दे रहे थे वो क्या है कि आप सरकार के विचारों से सहमति भी जाहिर कर सकते हैं और असहमति भी जाहिर कर सकते हैं। क्या ब्रिटेन के टाइम में, ब्रिटेन सरकार के टाइम में ऐसा कर सकते थे क्या? उपनिवेश के समय नहीं कर सकते थे। बात समझ में आई? वाक शब्द का तात्पर्य क्या? बोलना, बोलने में चुप रहने का अधिकार भी नहीं है, दूसरों के विचारों को व्यक्त करने का भी अधिकार है। आप किसी के विचारों से सहमत भी हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं बताओ, असहमत भी हो सकते हैं। ठीक है, दूसरा शब्द क्या है बताओ? अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का तात्पर्य क्या है कि अगर मैं अपनी शरीर की भाव भंगिमाओं का प्रयोग करते हुए अपने विचारों का व्यक्त करूं, जैसे मैं बोल रहा हूं ये तो वाक हुआ, लेकिन मैं ऐसे भी कर रहा हूं, कभी क्या कर रहा हूं बताओ, लिख रहा हूं, तो इसका मीनिंग है लिख कर, चित्र बनाकर या फिर नाटकों के माध्यम से अगर हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो वो क्या है? अभिव्यक्ति। बताओ, कपिल शर्मा के शो में कपिल शर्मा क्या कर रहे हैं? अपने विचारों को क्या कर रहे हैं बताओ? अभिव्यक्त कर रहे हैं नाटकों के माध्यम से। इसके अलावा बताओ, जितनी भी मूवीज बनती हैं वो मूवीज के अंदर क्या है? अरे मूवी क्या है? अभिव्यक्ति। तो बताओ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मूवी बनाने की स्वतंत्रता देता है? यस। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताओ किताब लिखने की स्वतंत्रता देता है? यस। यही क्या है? अभिव्यक्ति। तो किताब लिखना, मूवी बनाना, ठीक है, चित्र बनाना, नाटकों के माध्यम से अपने विचारों को क्या करना बताओ? प्रकट करना, ये शब्द क्या है बताओ? अभिव्यक्ति। दो शब्द समझे हैं, यही मेरा समझाने का तरीका है। जरूर हमारी क्लासें 40-50 घंटे ज्यादा हो सकती है, कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन एक बार ऐसे पढ़ेंगे कि बाद में पॉलिटी पढ़ने की कभी क्या नहीं होगी साथियों, जरूरत नहीं होगी। समझ में आ गया? कौन सा शब्द बताओ? वाक, दूसरा अभिव्यक्ति। ठीक है, अब इतना का आप अपने नोट्स में चेक कर लो, इतना पढ़ लो, पहले देखें। ठीक है, देखो आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 19(1) में ए के अंदर आपको क्या बताओ? नागरिकों को किसकी स्वतंत्रता है बताओ? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। वाक का तात्पर्य क्या है बताओ? वाक का तात्पर्य होता है सामान्यतः बोलना, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि बताओ, बोलने में कौन किसका अधिकार भी शामिल है? चुप रहने का अधिकार भी शामिल है। और वाक में आपको क्या कर सकते हैं? दूसरों के विचार को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे मीडिया वाले लोग क्या करते हैं बताओ? दूसरों के विचारों को ही तो व्यक्त करते हैं। और वाक में आप क्या कर सकते हैं बताओ? दूसरों के विचारों से सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है आप सरकार के विचारों से क्या हो सकते हैं? सहमत भी हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी से सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी हो सकते हैं। दूसरा क्या बताओ? अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति का तात्पर्य क्या होता है? लिख कर, चित्र बनाकर, नाटकों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करना। जैसे कोई क्या कर रहा है बताओ? किताब लिख रहा है, कोई क्या कर रहा है बताओ? मूवी बना रहा है। ठीक है, तो ये सब क्या है बताओ? अभिव्यक्ति। हमने ये समझ लिया। कौन सा आर्टिकल बताओ साथियों? आर्टिकल 19(1)(a। अब आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 19(1)(b। आर्टिकल 19(1)(b) में क्या है? बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। किसका राइट्स दिया गया आपको? असेंबली का। सम्मेलन की स्वतंत्रता है आपको। किसकी स्वतंत्रता है? सम्मेलन की। ठीक है जी, समझो सम्मेलन क्या होता है। शादी विवाह के प्रोग्राम में जाते हैं आप, है ना, कई बार देखते हैं वैवाहिक सम्मेलन, वो हो गया सम्मेलन। चाय की थड़ियों पे आप बैठते हैं, वो क्या है बताओ? सम्मेलन। सम्मेलन का मतलब है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का समूह अगर किसी स्थान पे बैठ गए तो वो क्या चल रहा है बताओ? सम्मेलन। कई बार आप क्लास में आते हैं तो क्लास में आना क्या है बताओ? अपने आप में सम्मेलन है। ठीक है, इसके अलावा आप चुनावी रैली में जाते हैं, चुनावी रैली भी अपने आप में क्या है बताओ? सम्मेलन है। तो ये सम्मेलन है। लेकिन ध्यान रखें, जब भी आप क्लास में जाए तो क्लास में कैसे जाए? बिना हथियारों के। क्लास में कैसे आना है? बिना हथियारों के। ऐसा नहीं बंदूक लेके आए, हाँ सर पढ़ाओ तो देखें अब कैसे पढ़ाते हो, हम भी देखते हैं ना। तो क्लास में, मैं नहीं बोल रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है, जब भी क्लास में आओ तो कैसे आना है साथियों? बिना हथियारों के।
फिर क्लास में बदमाशी नहीं करनी है, चुपचाप बैठे रहना है ना, टीचर को बोलने की आवश्यकता नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है आपको कैसे बताओ, शांतिपूर्ण। चाय की थड़ियों पे बैठो तो ध्यान रखना आप कैसे बैठना है, बिना हथियारों के। और कैसे बैठना है बताओ, शांतिपूर्ण तरीके से। शादी विवाह के प्रोग्राम में गए, पता चला बंदूक लेके चले गए, फायरिंग कर रहे हैं, दूसरे दिन पुलिस के पास वो रील पहुंच गई, उठा लिया पुलिस ने। पुलिस ने कहा एडी सर से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के नहीं आए क्या भाई, लिखा था ना पूरा, जब भी सम्मेलन में जाना है तो कैसे जाना है बताओ, बिना हथियारों के। और कैसे जाना है बताओ, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। चुनावी रैली क्या है, रैली भी एक, इसके अलावा हम जब रैली निकालते हैं ना, ठीक है, तो चुनावी जो रैली निकालते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या है, चलता फिरता एक प्रकार का सम्मेलन ही है। तो ये आप जितने भी प्रकार के धार्मिक जुलूस निकालते हैं, तो वो भी क्या है बताओ, सम्मेलन है। तो जब भी धार्मिक जुलूस निकालोगे तो हथियार लेके थोड़े चलोगे, कैसे, बिना हथियारों के। और कैसे चलना है साथियों, बिना और शांतिपूर्ण तरीके से। तो बी में क्या है बताओ, बिना हथियारों के आपको शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक बात है जी। अभी सब याद करवा देंगे पूरी की पूरी 6 स्वतंत्रताएं जो है ना। फिर आर्टिकल 19(1)(c). आर्टिकल 1(c) में देखो ए बी सी 3 नंबर पे आता है और 3 ही बातें लिखी है। क्या लिखा है, पहली बात है संघ, दूसरा है कोई संगम, और तीसरी बात है सहकारी समिति। सहकारी समिति के गठन की स्वतंत्रता। ठीक है, देखो संघ का मतलब क्या है, आप कोई यूनियन बना सकते हैं। इसके अलावा आप क्या बना सकते हैं, कोई एसोसिएशन बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 से ये प्रोविजन किया गया कि आप किसी भी प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी या सहकारी समिति का क्या कर सकते हैं, गठन कर सकते हैं। पहले तो क्या बोला है, संघ यानी यूनियन। देखिए जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक प्रकार का क्या है बताओ, यूनियन है। अरे हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, जो हमारा ये ऐप है, जो ये मंच है, वो एक प्रकार का क्या है बताओ, यूनियन ही तो है, संघ ही तो है। तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज, अब आप मेरे को बताओ पॉलिटिकल पार्टीज के गठन की स्वतंत्रता कौन से आर्टिकल से मिल रही है, आर्टिकल 19(1)(c) से। आपने अपने गांव में बना ली वीर तेजा विकास समिति, क्या बनाया आपने बताओ, यूनियन एसोसिएशन ही तो बनाया। बाबा रामदेव विकास समिति क्या है बताओ, यूनियन एसोसिएशन ही तो है। ठीक है, इसके अलावा आप देखते हैं कि मार्बल एसोसिएशन है ना, मार्बल ग्रुप के लोगों ने क्या बना दिया बताओ, एसोसिएशन बना दिया। जितने भी टीचर लोग हैं उन्होंने क्या बना लिया बताओ, अपना एसोसिएशन बना लिया। प्रोफेसर लोग हैं उन्होंने अपना एसोसिएशन बना लिया। विद्यार्थियों के भी क्या है बताओ, विभिन्न प्रकार के एसोसिएशन है। तो ये जितने भी यूनियन एसोसिएशन बनाने की स्वतंत्रता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल देता है बताओ, आर्टिकल 19(1)(c). अगर आप साथियों ने अपने दोस्तों के साथ किसी भी प्रकार का व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का यूनियन या एसोसिएशन है। और इसकी स्वतंत्रता भी आपको कौन सा आर्टिकल दे रहा है साथियों, आर्टिकल 19(1)(c) दे रहा है। आ गई बात समझ में। तो यूनियन, एसोसिएशन, और तीसरा क्या है बताओ, सहकारी समिति, कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन करने का। देख गांव में देखते होंगे आप, शहर में भी देखते होंगे, सरस दुग्ध सहकारी समिति। सहकारी समिति एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें एक व्यक्ति सबके लिए और सब एक के लिए कार्य करते हैं। मान लो 10 लोगों की हमारी टीम है, और 10 लोगों की टीम क्या करे बताओ, पूरी किसके लिए काम कर रही है, जो मंच है उसके लिए काम कर रही है। और फिर जो मंच है वो किसके लिए काम कर रहा है, वो एक एक व्यक्ति के लिए काम कर रहा है। तो सब एक के लिए और एक सब के लिए, इस दर्शन पे काम करती है कौन सी समितियां बताओ, सहकारी समितियां। तो गांव में चलती है सहकारी समितियां वो। ठीक है, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 से सहकारी समितियों का प्रोविजन आर्टिकल 19(1) में जोड़ा गया। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो देखो ए बी सी, सी मतलब से, सी मतलब क्या हो गया, से। तो संघ, संगम, और क्या हो गया बताओ, सहकारी समिति। ठीक है, यहां तक देखो, वापस आगे बढ़ने पे चलो पहले पूरे इसमें देख लेते हैं। आर्टिकल 19(1)(d). आर्टिकल 19(1)(d) में क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में भ्रमण करने का अधिकार। आपको पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में किसका अधिकार है साथियों, भ्रमण करने का अधिकार है, घूमने का अधिकार है ना। झोला लेके निकल पड़िए और कहाँ घूम के आइए बताओ, पूरे भारत में घूम के आइए। क्यों, आप डॉन हैं, और जो व्यक्ति डॉन होता है, डी मतलब डॉन,
और जो व्यक्ति डॉन होता है वो क्या करता है, पूरे भारत में क्या करता है, भ्रमण करता है। तो आर्टिकल 19(1)D ये बोलता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में आपको किसकी स्वतंत्रता है, बताओ, भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। भारत के राज्य क्षेत्र का तात्पर्य क्या होता है, मैंने कहा एक एक टेक्निकल टर्म को समझते चलना है। द टेरिटरी ऑफ इंडिया का मीनिंग क्या है, जिसको आप ज्योग्राफी में 32,87,000 जो भी आप किलोमीटर भारत के याद करते हैं, तो वो क्या है, वो इसको भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल को हम पॉलिटी में क्या बोलते हैं, भारत का राज्य क्षेत्र। और इंडिया की टेरिटरी में क्या होता है कि आप 28 राज्यों में कहीं पे भी घूम लो, इसके अलावा 8 यूनियन टेरिटरीज में घूम लो, और कल को अगर हम किसी क्षेत्र को अर्जित कर लेते हैं तो आप अर्जी क्षेत्र में भी घूम सकते हो। ये सब क्या है बताओ, भारत के राज्य क्षेत्र, टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो भारत के राज्य क्षेत्र में आपको किसकी स्वतंत्रता है, बताओ, भ्रमण करने की स्वतंत्रता। लेकिन आगे मैं पढ़ाऊंगा, अगर आप विदेश में घूमना चाहते हैं तो विदेश में घूमने की स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 21 के तहत है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन से बाद में बोला था, बताओ, मेनका गांधी बाद। हम उसको पढ़ेंगे तब समझ ही लेंगे। लेकिन भारत में घूमना है तो कौन से आर्टिकल के तहत घूमना है, आर्टिकल 19(1)D। लेकिन अगर आपको विदेश में घूमना है तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल का प्रयोग करोगे, आर्टिकल 21 का। ठीक है जी, भारत में भ्रमण करने के लिए निकल गए हैं आप। अब पूरे भारत में आप भ्रमण करने के लिए निकले तो होगा क्या, आप पूरे भारत के राज्य क्षेत्र भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पे भी आपको निवास करने एवं बस जाने की स्वतंत्रता होगी। पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में आपको किसकी स्वतंत्रता, बताओ, कहीं पे भी निवास करने की या कहीं पे भी बस जाने की क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। अब आप समझो, देखो, आप भारत में भ्रमण करने के लिए गए, ठीक है, तो हो सकता है वो स्थान आपको पसंद आ जाए। क्यों पसंद आ जाए, हो सकता है वहां पे आपको कोई मिल जाए, इसीलिए कोई स्थान आपको क्या आ जाए साथियों, पसंद आ जाए। तो आप वहां पे क्या करेंगे, बताओ, निवास करेंगे। अगर आप किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए रहते हैं, अल्पकालीन निवास, अल्पकालीन समय के लिए रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं निवास, रेजिडेंस, है ना। फिर आप वहीं पे क्या कर लेते हैं, मकान अकान बना के भाई साहब परमानेंट वहीं पे रहने लग जाते हैं। अगर किसी स्थान पर आप दीर्घकालीन समय के लिए रहने का डिसीजन कर लेते हैं, उसको बोलते हैं बस जाना, सेटल हो जाना। बोलते नहीं कि भाई साहब वो तो गांव से गए थे और जयपुर में ही सेटल हो गए। तो ये उनको स्वतंत्रता कहां से मिली है, बताओ, आर्टिकल 19(1)E से। कहां पे आप बताओ निवास कर सकते हैं, भारत के राज्य क्षेत्र। भारत के राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है, 28 राज्यों में, 8 यूनियन टेरिटरीज में, और भारत में जो कोई अर्जी क्षेत्र है वहां पे आप थोड़े समय के लिए रह सकते हैं। भाई आप मान लीजिए शिमला घूमने के लिए गए, तो शिमला घूमने के लिए गए तो 1-2 दिन वहां पे रुक के आओगे, तो इसका मीनिंग क्या, आपने क्या किया, निवास किया। अभी आप कहीं पे भी कोचिंग करने के लिए आए हैं तो वहां पे आप क्या कर रहे हैं, निवास कर रहे हैं। लेकिन मान लो कहीं पे आपकी नौकरी लग गई, वहीं पे मकान वकान बना लिया, तो आप क्या हो गए, वहां पे बस गए, बस जाने की स्वतंत्रता। ठीक है, इसके बाद में अगले पे चलते हैं। आर्टिकल 19(1)F। आर्टिकल 19(1)F में क्या है, इसमें दिया गया आपको संपत्ति के क्रय एवं विक्रय का अधिकार। यानी कि इंडिया के जो सिटीजन है वो नागरिक है, संपत्ति का क्रय और विक्रय कर सकते थे। लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 से हम संपत्ति के अधिकार की कहानी आगे समझेंगे। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से इसको यहां से क्या कर दिया गया है, निरसन कर दिया गया है। निरसन करने का तात्पर्य इसको यहां से क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। और हम आगे पढ़ेंगे कि अब संपत्ति का अधिकार कौन से आर्टिकल में रख दिया गया है, वो रख दिया गया है 300(A) में। और अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं है, अभी तो कौन सा अधिकार है, बताओ, विधिक अधिकार है। अभी तो कौन सा अधिकार है, बताओ, कानूनी अधिकार है। तो कौन सा आर्टिकल अब हट गया, आर्टिकल 19(1)F हट गया, जिसमें किसका अधिकार था, आपको संपत्ति के क्रय एवं विक्रय का क्या था, अधिकार था। भाई आप संपत्ति खरीदेंगे तो कोई दूसरा वाला व्यक्ति क्या करेगा, बताओ, बेचेगा। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर आर्टिकल कौन सा है, बताओ, आर्टिकल 19(1)G, है ना। ये वही OG AG है ना, वही G है। तो आर्टिकल 19(1)G,
आर्टिकल 19(1) जी क्या कहता है कि आपको किसी भी प्रकार का वर्ती करने का, किसी भी प्रकार का व्यापार करने का, और किसी भी प्रकार का व्यवसाय करने का, और किसी भी प्रकार का उपजीविका लाइवलीहुड अपनाने का आपको क्या होगा बताओ, अधिकार होगा। चार बातें लिखनी याद रखना है ना आर्टिकल 19(1) में जी में। समझते हैं एक को। पहला क्या है, प्रोपेशन। पहले वाला क्या है, प्रोपेशन। प्रोपेशन क्या होता है, वर्ती क्या होती है। देखो प्रोपेशन के लिए दो चीजें चाहिए होती है। पहली बात तो आपकी उस फील्ड में क्या होनी चाहिए बताओ, रुचि होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई पढ़ा रहा है तो पढ़ाने वाले की उस फील्ड में क्या होनी चाहिए बताओ, रुचि होनी चाहिए। कोई डॉक्टर बनना चाह रहा है तो उसका उस प्रोफेशन में, उस क्षेत्र में उसकी क्या होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए। दूसरी बात है केवल रुचि से काम नहीं चलेगा भाई साहब, उस विषय का कुछ जानकारी भी तो होनी चाहिए ना। तो इसका मीनिंग है उस फील्ड के बारे में उसके पास में क्या होनी चाहिए बताओ, विशेषज्ञता भी होनी चाहिए। तो पहली बात तो क्या हो बताओ, आपके पास में प्रोफेशन, यानी आपको प्रोफेशन का तात्पर्य क्या है, एक तो आपकी उस फील्ड में रुचि होनी चाहिए। जैसे मान लो आप टीचर बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं, टीचिंग में आपकी रुचि है और इसमें आपके पास में क्या है बताओ, विशेषज्ञता भी है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है तो उस फील्ड में उसकी रुचि है और उसमें वो एमबीबीएस की डिग्री भी कर रहा है ताकि उसमें क्या प्राप्त कर सके बताओ, विशेषज्ञता। तो प्रोफेशन क्या होता है, प्रोफेशन का तात्पर्य है उस विषय वस्तु, उस पर आपकी रुचि हो तथा उसमें आपको विशेषज्ञता भी हासिल होनी चाहिए। ठीक है जी। दूसरा वाला क्या है बताओ, व्यापार। व्यापार का तात्पर्य क्या होता है, व्यापार का तात्पर्य होता है वस्तुओं को खरीदना और बेचना। व्यापार का तात्पर्य क्या होता है, वस्तुओं का या सेवाओं का क्रय विक्रय करना क्या कहलाता है बताओ, व्यापार कहलाता है। और फिर है व्यवसाय। व्यवसाय का तात्पर्य है कोई भी कार्य जो लाभ अर्जन के लिए किया जाए। कोई कार्य किसके लिए किया जाए बताओ, लाभ अर्जन के लिए किया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, व्यवसाय बोलते हैं, बिजनेस बोलते हैं। चौथा नंबर क्या है, उपजीविका। उपजीविका का सिंपल कॉन्सेप्ट है, पेट पापी है और पेट पापी है तो पेट को भरने के लिए आप जो कुछ भी कार्य कर रहे हैं जो कानूनी रूप से सही है वो किस में आएगा बताओ, उपजीविका। आप खेती का काम कर रहे हैं, आप कोई छोटा मोटा ठेला लगा रहे हैं, ठीक है, उपजीविका में व्यवसाय, व्यवसाय भी आ गया, व्यापार भी आ गया, वृत्ति भी आ गया। सब कुछ कार्य जो आप पेट भरने के लिए कर रहे हैं वो क्या आ गया बताओ, उपजीविका में। तो कितनी स्वतंत्रता है आर्टिकल 19(1) जी में, 4। वृत्ति, व्यापार, व्यवसाय, उपजीविका। ये मैंने आपको ए से लेकर कहां तक पढ़ा दिया, जी तक। अब समझते हैं एक को, वापस याद करते हैं। अभी तो मैंने आपको एक बताया, अभी याद करवा देता हूं पूरा कहानी की तरह। क्या ऐसे लेकर कहां तक याद कर लेते हैं, जी तक। देखो आर्टिकल 19(1) में क्या बताओ, वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कुल मिलाकर आपको बोलने की और विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। लेकिन आप मेरे को बताओ, जब आप बोलोगे तो किसी बंद कमरे में बोलोगे या चाय की थड़ी पे जाके अपने दोस्तों के साथ बोलोगे। जब भी आप बोलोगे तो बताओ, बंद कमरे में बोलोगे या शादी के प्रोग्राम में जाके बोलोगे, किसी हम प्रोग्राम में जाके बोलेंगे। इसका मीनिंग है बोलने के लिए हम कहाँ गए बताओ, सम्मेलन में गए। अब आप चाय की थड़ी पे बैठे थे, सम्मेलन में बैठे थे, फिर आपके पास में कोई अच्छा आइडिया आ गया कि हम ऐसा करते हैं, कोई एक मंच बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, डिस्कोर्स एकेडमी का एक मंच बना लेते हैं। बना लिया आपने, यानी इसका मीनिंग आपने क्या बना लिया बताओ, यूनियन, एसोसिएशन और सहकारी समिति का गठन कर लिया। भाई किसी सम्मेलन में जाओगे तो वहां पे लोग मिलेंगे और लोगों ने मिलकर क्या बना लेंगे बताओ, कोई मंच बना लेंगे। फिर आप क्या चाहोगे कि आप डिस्कोर्स एकेडमी को बताओ केवल राजस्थान के लोग ही जाने या पूरे भारत के लोग जाने, पूरे भारत के लोग जाने। तो फिर क्या करेंगे, हम पूरे भारत में भ्रमण करने के लिए निकलेंगे। जब हम पूरे भारत में भ्रमण करने के लिए निकलेंगे तो पता क्या चलेगा कि हो सकता है हम वहां पे थोड़े समय के लिए रह जाए या वहां पे लंबे समय तक के लिए रह जाए, यानी निवास करना और बस जाना। लेकिन पता चला वहां पे आप निवास करोगे या बस जाओगे तो उसके लिए तो वहां पे जमीन खरीदनी पड़ेगी। तो आप करोगे तो दूसरा वाला क्या करेगा बताओ, बेचेगा। हालांकि ये भी हटा दिया गया, लेकिन मैं कहानी के लिए समझा रहा हूं। लेकिन आप कहीं पे भी मकान तो भाई जमीन तो तब खरीद पाओगे जब कुछ पैसा कमाओगे। तो लास्ट वाले में क्या है, वृत्ति, व्यापार, व्यवसाय, उपजीविका। क्या कहानी बताई मैंने, कहानी ये है, देखो आर्टिकल 19(1) ए। मैंने कहा सबसे पहले हमें क्या करना है बताओ, बोलना है। बोलना है तो भाई साहब हम कहां पे जाएंगे बताओ, कमरे में नहीं बोलेंगे, किसी सम्मेलन में जाके बोलेंगे। ठीक है, सम्मेलन में गए, कुछ लोग मिले और वहां पे जाके हमने क्या बना लिया बताओ, कोई संघ, कोई मतलब कोई यूनियन बना लिया, कोई एसोसिएशन बना लिया और कोई सहकारी समिति बना ली। फिर हम चाहेंगे कि हमारे संघ और सहकारी समिति को पूरे भारत के लोग जाने। तो फिर हम क्या करेंगे बताओ, फिर हम करेंगे भारत में भ्रमण करने के लिए निकलेंगे।
लेकिन जब भारत में भ्रमण करने के लिए निकलेंगे तो हमें पता क्या चलेगा कि वहां पे हो सकता है कुछ समय के लिए निवास कर लिए, लंबे समय तक बस जाए। ठीक है, फिर मैंने कहा कि अगर वहां पे आपको निवास करना है या बस जाना है तो संपत्ति का क्या करना है बताओ, क्रय विक्रय करना है। लेकिन क्रय विक्रय तो तब करोगे जब कुछ कमाओगे। तो कमाने के लिए क्या बताओ, किसी भी प्रकार की बढ़ती व्यापार, व्यवसाय और उपजीविका की आपको क्या होगी, स्वतंत्रता होगी। बात क्लियर है यहां तक साथियों? ठीक है जी। अब मैं एक एक फिर से याद करवाता हूं। तैयारी केवल एक बार होती है, उसके बाद में केवल एग्जाम होते हैं, ध्यान रखना है ना। तो एक बार में पूरी याद कर लेते हैं। देखो आर्टिकल 19(1)(a), सबसे पहले ए वाला तो याद होता ही है, मैं वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। फिर बी क्या है बताओ, बी मतलब बीवी। बीवी किस में मिलेगी बताओ, सम्मेलन में, है ना। वैवाहिक सम्मेलन होगा तो सम्मेलन में जाओगे तो कोई ना कोई क्या मिल जाएगी बताओ, बीवी। तो बी से बी याद रखना है, बी मतलब बीवी। बीवी कहाँ मिलेगी बताओ, सम्मेलन में। सी, ए बी सी कितने नंबर पे आ रहा है, 3 नंबर पे। तो कितनी बातें लिखी है, 3। क्या लिखा है, यूनियन, एसोसिएशन और सहकारी समिति के गठन का क्या लिखा है बताओ, अधिकार। ठीक है, ए बी सी, यूनियन, एसोसिएशन और सहकारी समिति। सी से, है ना, ऐसे याद रख लेना। फिर डी, जो डॉन होगा वो पूरे भारत में भ्रमण करेगा। जो डॉन होगा वो क्या करेगा बताओ, पूरे भारत में भ्रमण करेगा। फिर क्या है बताओ, ई, विदेश नीति में बोला जाता है प्रत्येक पड़ोसी आपका दुश्मन होता है। तो कहीं पे भी आप निवास करोगे और बस जाओगे तो आपका कोई ना कोई पड़ोसी बनेगा और वो आपका क्या बन जाएगा, दुश्मन बन जाएगा। तो ई से याद रख लेना, एनिमी। और एफ, एफ मतलब ये फालतू हो गया है। एफ वाला आर्टिकल अब क्या हो गया है, फालतू हो गया है। फालतू क्यों हो गया है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 से अब इसको क्या कर दिया, यहां से हटा दिया गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है आर्टिकल 19(1)(g). जी आपको कोई लगा के कब बोलेंगे, ए जी ओ जी कब बोलेंगे, जब आप पैसा कमाओगे। जी आ गई बात समझ में। और पैसे कमाने वाली बात कौन से में बताओ, जी में। तो वर्ती, व्यापार, व्यवसाय और उपजीविका की स्वतंत्रता। अभी मैंने आर्टिकल 19 पूरा नहीं हुआ है। अभी तो मैंने यह आपको बताया कि आर्टिकल 19 में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं मिली। एक बार आप अपनी जो भी कॉपी लेके बैठे हैं उस कॉपी में आर्टिकल 19 की पूरी स्वतंत्रताएं लिखो, देखे बिना देखे, है ना। ऐसे जैसे मैंने लिखी ए बी सी डी, ऐसे एक बार लिखो जल्दी जल्दी से कि किस में कौन सी स्वतंत्रता मिली है। फिर हम आगे आर्टिकल 19 में जो प्रतिबंध लगे हैं उनको पढ़ेंगे। हाँ जी, क्या सभी ने लिख लिया क्या? ठीक है, रिवाइज कर लिया सभी ने? ओके, क्या क्या पढ़ा है बताओ देखे। आर्टिकल 19(1)(a), इससे अंगुलियों पे बोलना है ना, तभी एग्जाम में कुछ होगा साथियों, है ना। जिस प्रकार का एग्जाम का लेवल है उसके हिसाब से इतनी तैयारी करके जाना ही है। बताओ ए में क्या था बताओ, मैंने कहा सबसे पहले क्या करना था बताओ, बोलना। बोलने के लिए हम कहाँ पे गए बताओ, बी बराबर हम कहाँ पे गए बताओ, सम्मेलन में। फिर बताओ सी, सी याद करो, सी, सी में 3 से लिखा है, क्या संघ से, संगम और सहकारी समिति। फिर डी, डी मतलब डॉन, डॉन कहाँ घूमेगा बताओ, पूरे भारत में क्या करेगा बताओ, भ्रमण करेगा। फिर बताओ ई, ई में क्या लिखा है, अरे ई का तात्पर्य तो बता दो। ई का मतलब क्या है कि हमें क्या होगा कि एनिमी कौन कब बनेगा हमारा कोई, जब हम कहीं पे क्या करेंगे बताओ, निवास करेंगे या बस जाएंगे। ए के बाद में कौन सा आर्टिकल है साथियों, एफ। एफ में क्या है, ये अब फर्जी हो गया है ना, फालतू हो गया है, क्योंकि इसको हटा दिया। और जी वाले में तो आपको ए जी ओ जी कब लगा के बोलेंगे वो भी मैंने आपको समझा दिया। हो गई यहां तक की बात हमारी कंप्लीट। अब हमारा जो आर्टिकल 19 है वो निरपेक्ष नहीं,
वो निरपेक्ष नहीं है अपितु आर्टिकल 19 कैसा अधिकार है? एक बार इसमें बता दो जल्दी जल्दी। देखो बी वाला बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता थी। सी में क्या है? संघ, संगम और सहकारी समिति। डी में क्या है? अबाध रूप से बिना किसी बाधा के आपको भ्रमण करने की स्वतंत्रता। ई में क्या है? निवास और बस जाने की। और ये 44वें संशोधन से हटा दिया गया है। और जी में कितनी बातें लिखी है बताओ? 4। अब फिर वही भारतीय संविधान में अभी मैंने समझाया कि हमारे जो मूल अधिकार है वो सापेक्ष नहीं है। लाइन रट लो चाहिए। हमारे फंडामेंटल राइट्स सॉरी सापेक्ष या निरपेक्ष नहीं है, अपितु कैसे हैं? निरपेक्ष नहीं है, अपितु सापेक्ष है। अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स सापेक्ष है, इसका मीनिंग क्या है? हमारे फंडामेंटल राइट्स पर क्या लगा हुआ है? युक्ति युक्त, युक्ति युक्त या तार्किक क्या लगा हुआ है बताओ? प्रतिबंध लगा हुआ है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है। और ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन बताओ लगाएगा कौन बताओ? राज्य। ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कौन लगाएगा बताओ? राज्य लगाएगा। अब यहां लॉजिक से समझो, देखो एक तरफ है हमारे अधिकार, एक तरफ तो क्या है बताओ? हमारे नागरिकों के अधिकार, नागरिकों के अधिकार। दूसरी तरफ किसके अधिकार है बताओ? राज्य के अधिकार। अब जो हमारे अधिकार है वो राज्य के क्या है? कर्तव्य है। जो हमारे अधिकार है वो राज्य के क्या है? कर्तव्य है। और जो राज्य के अधिकार है वो नागरिकों के क्या है? कर्तव्य है। इसलिए कहा जाता है कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। यूपीएससी प्री 2016 स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट लिखाया? कि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। समझिए, हमारे जो अधिकार है, हमारे को क्या अधिकार है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो राज्य का ये कर्तव्य है कि वो हमारी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रखे। हमारा क्या अधिकार है? हमारा ये अधिकार है कि हम सम्मेलन में जाए। तो राज्य का ये कर्तव्य है कि वो हमारे को सम्मेलन में जाने की स्वतंत्रता दे। हमारा क्या अधिकार है? कि हम किसी भी प्रकार का यूनियन, एसोसिएशन, सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं। तो राज्य का ये कर्तव्य है कि अगर कोई व्यक्ति नागरिक यूनियन, एसोसिएशन और सहकारी समिति का गठन करता है तो उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करे। लेकिन मैंने कहा हमारा जो अधिकार वो निरपेक्ष नहीं है, अपितु उस पर तार्किक प्रतिबंध लगे हैं। क्या बताओ, आप बोलने के नाम पे भारत माता को गालियां दे सकते हैं क्या? क्या आप बोलने के नाम पे ऐसे बोल सकते हैं कि राष्ट्र तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे? कन्हैया कुमार ने बोला ऐसे? क्या बोलने के नाम पे ऐसा, बोलने के नाम पे किसी सामने वाले को बताओ गालियां दे सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। मैंने कहा आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक की स्वतंत्रता है, सम्मेलन की स्वतंत्रता है, तो आप सम्मेलन में जाके गोलियां चला सकते हैं? नहीं। इसका मीनिंग है अधिकारों के साथ साथ फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में क्या लिखे थे बताओ? कर्तव्य भी लिखे थे। अब एक लॉजिक समझिएगा, हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज क्यों नहीं लिखे थे? अरे हमारे संविधान निर्माताओं ने कहा कि पहली बात तो ड्यूटीज इसलिए नहीं लिखे कि हम जनता क्या थे बताओ? मालिक थे। और मालिकों के क्या होते हैं? अधिकार होते हैं या कर्तव्य होते हैं? मालिकों के अधिकार होते हैं। और हमारे जितनी भी सरकार के जो भी अधिकारी लोग हैं वो हमारे क्या है? सेवक। और सेवकों के क्या होते हैं बताओ? कर्तव्य होते हैं। पहला आर्ग्यूमेंट तो था ये, इसलिए हमने कर्तव्य नहीं लिखे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरी बात यह है कि हमने मूल संविधान में नागरिकों के कर्तव्य इसलिए नहीं लिखे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा लिखने की जरूरत कहां है। हमारा भाग 3 जो फंडामेंटल राइट्स का है वो निरपेक्ष नहीं है, अपितु सापेक्ष है। इसका मीनिंग है उस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगे हुए। और नागरिकों के अधिकार पे जो प्रतिबंध लगे हुए राज्य के क्या है बताओ? अधिकार है। और नागरिकों के क्या है? कर्तव्य है। अब हम समझते हैं कि आर्टिकल 19 की स्वतंत्रता पर आखिरकार कौन कौन से प्रतिबंध लगे हुए हैं। समझिए, देखो तो आर्टिकल 19 जिसमें नागरिक स्वतंत्रता दी गई है, आर्टिकल 19(1)(a), इसमें कौन सी स्वतंत्रता बताओ? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है एक, और प्रतिबंध लगे हुए हैं कितने? 8 प्रतिबंध लगे हुए हैं। और आजकल आरपीएससी सोच के देखो, आप इधर वाले याद करके कुछ हो रहे हैं, आरपीएससी यहां से क्वेश्चन पूछ रही है और अभी बताऊंगा यहां पे भी कहां तक जा रही है।
तो आर्टिकल 19(2) में आर्टिकल 19(1)(a) में उल्लेखित जो हमारी स्वतंत्रता है उस पर क्या लगे हुए हैं? प्रतिबंध लगे हैं। कितने प्रतिबंध लगे हैं बताओ? 8 प्रतिबंध लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं? एक लगा है राष्ट्र की प्रभुता और अखंडता। एक प्रतिबंध किसके आधार पर है? राष्ट्र की प्रभुता और अखंडता के नाम पे। देखिए, प्रभुता या संप्रभुता बोल दो, सोवरेनिटी बोल दो, ठीक है, एक ही बात है। जैसे प्रस्तावना में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लिखा है तो वो भी सोवरेनिटी है, और फंडामेंटल राइट्स में प्रभुत्व लिखा है हिंदी में, अंग्रेजी में वही सोवरेनिटी है। इसके अलावा जब आप फंडामेंटल ड्यूटीज का चैप्टर पढ़ोगे तो वहां पे भी आपको राष्ट्र की प्रभुत्व मिलेगी, सोवरेनिटी मिलेगी। तो यहां 3 जगह प्रभुत्व शब्द या सोवरेनिटी शब्द लिखा है। तो प्रभुता या संप्रभुता का तात्पर्य होता है राष्ट्र की जो आंतरिक और बाह्य आधार पर निर्णय लेने की जो सर्वोच्च शक्ति होती है उसको हम बोलते हैं प्रभुता। और अखंडता का तात्पर्य होता है कि भारत मनोवैज्ञानिक रूप से एक है। जैसे भारत और पाकिस्तान का मैच जब होता है तो हमारी सभी की इंटीग्रिटी, हम मनोवैज्ञानिक रूप से सभी लोग क्या महसूस करते हैं? एक महसूस करते हैं। यही क्या है साथियों? अखंडता। तो राष्ट्र की प्रभुता और अखंडता। लेकिन यहां पे जो ये इंटीग्रिटी शब्द है ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, ये जोड़ा गया 16वें संविधान संशोधन से। कहां कहां जोड़ा गया अखंडता शब्द 16वें संविधान संशोधन से? एक तो देखो आर्टिकल 19(2) में, फिर एक आर्टिकल 19(3) में, और आर्टिकल 19(4) में। आर्टिकल 19(2) में, आर्टिकल 19(3) में और आर्टिकल 19(4) में जो अखंडता शब्द लिखा है, जो इंटीग्रिटी शब्द लिखा है, वो कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? वो जोड़ा गया है हमारे यहाँ 16वें संविधान संशोधन से, 16 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। लेकिन याद क्या रखना है? लेकिन प्रस्तावना में, प्रीएम्बल में, प्रस्तावना में आपने याद किया होगा कभी कि अखंडता शब्द जोड़ा गया, वो कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 से इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा जोड़ा गया। आरपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा साथियों कि भारतीय संविधान की आर्टिकल 19(2) में उल्लेखित जो अखंडता शब्द है वो कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया? और ए ऑप्शन में उसने आरपीएससी ने क्या दिया? 42वां, क्योंकि हमने रट रखा था शुरू से ही कि भाई साहब प्रस्तावना में अखंडता, लेकिन प्रस्ताव अब से याद रखो, प्रीएम्बल में जो इंटीग्रिटी शब्द है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया है। अभी ये फर्स्ट गेट सब्जेक्ट में पूछ लिया है, जीके के पेपर में नहीं पूछा गया। सब्जेक्ट वाले पेपर के क्वेश्चन धीरे धीरे किधर आ जाते हैं? जीके वाले में। तो 42वें से तो ये जोड़ा गया, और 16वें से कौन कौन से आर्टिकल में अखंडता शब्द जोड़ा गया? 19(2), 19(3) और 19(4। ठीक है, ये सब समझा दिया मैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे जेएनयू के अंदर जब मूवमेंट चला तो कन्हैया कुमार ने कहा राष्ट्र भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे। ठीक है भाई, उनको वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन क्या वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे ऐसे राष्ट्र के विरुद्ध ऐसे बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। तो इसलिए उनकी वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया गया। तो पहला हो गया राष्ट्र की प्रभुता और अखंडता। दूसरा है राज्य की सुरक्षा। भाई कल को मान लीजिए कोई ऐसी किताब लिख दे, कोई ऐसी मूवी बना दे जिससे भारत के अंदर जो भी मान लो जहां पे हमारे परमाणु हथियार रखे हैं, या जो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, सामरिक स्थिति है, कहां से आतंकवादी आ सकते हैं, वो रास्ते दिखा दे। तो राज्य की सुरक्षा के नाम पे उनके अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता नहीं लगाया जा सकता है। जब पठानकोट पर कुछ आतंकवादियों ने हमला किया तो एनडीटीवी वाले लोग, जो न्यूज चैनल वाले थे, उन्होंने ऐसी ऐसी लोकेशन बता दी, उस समय न्यूज में दिखा दी, जिसकी वजह से हमला और ज्यादा प्रभावी हो गया। इसके लिए एनडीटीवी पर सरकार ने 1 दिन का प्रतिबंध भी लगा दिया था। किसके नाम पे? राज्य की सुरक्षा के नाम पे। तो आप ऐसा कुछ बोल नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ लिख नहीं सकते हैं, ऐसा कुछ अपने टीवी चैनल पे दिखा नहीं सकते हैं जिससे हमारी स्टेट की सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचे, राज्य की सुरक्षा को खतरा पहुंचे। क्योंकि भाई राज्य की सुरक्षा को खतरा पहुंचेगा तो अल्टीमेट वो किस पे खतरा आएगा? आम नागरिकों पे खतरा आएगा। और जब आम नागरिकों पे खतरा आएगा तो बताओ आम नागरिकों की स्वतंत्रताएं भी बाधित होगी नहीं होगी? इसलिए प्रतिबंध लगाया गया। फिर क्या है? विदेशी राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध। आम जीवन में भी, हमारी जिंदगी में भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना आसान नहीं होते हैं, बड़े जटिल होते हैं। और अंतरराष्ट्रीय राजनीति में तो आपको पता है मैत्रीपूर्ण संबंध बनाना बहुत ही क्या है साथियों? जटिल है। तो फिर क्या करें
कि अगर इस प्रकार के कोई भी मैत्री अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, मान लो कि अभी तो हमारे टकराव चल रहा है यूएसए के साथ में, लेकिन मान लो कि भारत और यूएसए के बीच में अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध है और ट्रंप यहाँ पे आए हैं, और कोई भी व्यक्ति मान लो उनके सामने जाके काला झंडा दिखाए, तो काला झंडा दिखाना उसकी अभिव्यक्ति का पार्ट है, लेकिन इससे हमारे दोनों के बीच में जो मैत्रीपूर्ण संबंध है वो क्या होंगे बताओ, प्रभावित होंगे। इसलिए जो काला झंडा दिखाने वाला व्यक्ति उसको उठा सकती है सरकार, क्या बोलेगी कि भाई तुम्हारे ये काम करने से हमारे इन दो राष्ट्रों के साथ में जो मैत्रीपूर्ण संबंध है वो क्या हो रहे हैं बताओ, प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है जी। फिर अगला कौन सा है बताओ, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर। अगला कौन सा है बताओ, लोक व्यवस्था या पब्लिक ऑर्डर। भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पे आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं लिखेंगे, ऐसी कोई मूवी भी नहीं बनाएंगे जिससे हमारी लोक व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो जाए। मान लीजिए किसी डायरेक्टर ने ऐसी मूवी बना दी जिसे हमारे यहाँ धर्म के आधार पर लोगों के बीच में झगड़ा हो सकता है, हमारी सांप्रदायिक भावनाओं को और बढ़ावा दिया जा सके, ऐसा कोई मूवी बना दी, तो बताओ उस मूवी के बनने से हमारे यहाँ पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होगा नहीं होगा? या मान लो कि कई बार सास बहू का झगड़ा है और दोनों मान लो कि गली के बाहर आके बर्तन फेंक रही है एक दूसरे के ऊपर, तो ऐसा करने से क्या डिस्टर्ब हो जाएगी बताओ, लॉक व्यवस्था या पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो उनकी स्वतंत्रता पर हम प्रतिबंध लगाएंगे। ठीक है, देखो याद कैसे करोगे, चार तो लगभग राज्य से ही जुड़े हुए हैं। चार तो क्या है देखो, एक तो हमारी सबसे ऊपर राष्ट्र की प्रभुत्व और अखंडता की सुरक्षा करनी है, उसके बाद में राज्य की भी सुरक्षा करनी है, उसके बाद में हमारे क्या करना है बताओ, पब्लिक ऑर्डर भी बना के रखना है, उसके बाद में किसको बना के रखना है बताओ, पब्लिक ऑर्डर को भी बना के रखना है। लेकिन ये तीन तो ये हो गया, एक हमारा दूसरा जो दोस्त है उसका भी ध्यान में रखना है, दूसरे वाले दोस्त का भी क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो चार लिखो देखे अपने रफ कॉपी में जल्दी जल्दी, कौन कौन सा, राष्ट्र की प्रभुत्व और अखंडता लिखोगे, फिर राज्य की सुरक्षा, फिर लोक व्यवस्था, फिर दूसरे वाले राष्ट्र कौन सा बताओ, मैत्रीपूर्ण संबंध वाली बात। ठीक है, फिर क्या है साथियों, अपराधों का उद्दीपन। अपराधों का उद्दीपन मतलब आप कई बार होता है ना, आप आजकल के युवा लोग इंस्टाग्राम पे ना ऐसे ऐसी रील बनाते हैं कि भाई चक्का जाम कर देंगे, 24 घंटे नहीं लगेंगे मेरे को, है ना, ये जो मेरे विरुद्ध बकवास कर रहे हैं इनका कोई फ्यूचर नहीं है ना, ऐसी ऐसी रीलें बना रहे हैं, तो मैं उड़ा दूंगा, वो कर दूंगा, है ना। कोई कई बार कुछ युवा लोग ऐसे बंदूक के साथ में अपना स्टेटस भी लगाते हैं, तो सावधान हो जाइए आप, है ना। तो सावधान इसलिए हो जाइए क्योंकि राज्य आपको उठा सकता है, बोलेंगे कि आप अगर बंदूक के इस प्रकार के स्टेटस लगाते हैं ना, इससे समाज में अपराधों का क्या हो रहा है बताओ, उद्दीपन हो रहा है। तो अपराधों के उद्दीपन के नाम पर भी आपकी स्वतंत्रता पर क्या लगाए जा सकते हैं, प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, कई बार होता है ना, कई बार मान लो झगड़ा चल रहा है, तो हम लोग वहां पे पहुंच गए और हम लोग पहुंचते क्या बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि झगड़े को खत्म करते हैं, हम क्या बोलते हैं, मेरी तरफ से भी एक दो इसके, इसका मीनिंग आप अपराधों का क्या कर रहे हैं बताओ, बढ़ावा दे रहे हैं ना। तो ये क्या है, अपराधों का उद्दीपन। उसके बाद में क्या है, सदाचार और नैतिकता। मतलब आप जब भी बोलेंगे ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जो समाज की मोरालिटी के क्या है बताओ, अगेंस्ट है, समाज की नैतिकता के अगेंस्ट है। जैसे हमारे यहाँ बॉलीवुड वालों ने गाना बना दिया, मैं करूंगा गंदी बात, भाई गंदी बात क्यों करेगा, अच्छी बात ही कर ले। तो ये गंदी बात करना कहीं ना कहीं हमारी समाज की सदाचार और नैतिकता के विरुद्ध है। अगर राज्य चाहे तो इस प्रकार के गानों पे, इस प्रकार की मूवी पे क्या लगा सकता है बताओ, प्रतिबंध भी लगा सकता है। ठीक है, उसके बाद में क्या है बताओ, मानहानि। मानहानि का तात्पर्य कि आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे किसी दूसरे की मान को क्या होती है बताओ, रेस्पेक्ट का क्या होता है बताओ, नुकसान होता है। तो क्या है, ये क्या है बताओ, मानहानि। और अगला क्या है बताओ, न्यायिक अवमानना। अगला क्या है, न्यायिक अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। मतलब कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट क्या होता है कि आप ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे न्यायपालिका की प्रक्रियाएं बाधित हो जाए, जिसे न्यायपालिका के द्वारा जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से जो डिसीजन दिया जा रहा है वो भी प्रभावित हो जाए। जैसे एक एग्जांपल से समझाता हूं, एक बार ये हुआ कि किसी न्यायालय के न्यायाधीश ने कोई डिसीजन दिया, जैसे डिसीजन दिया तो उसके बाद में दूसरे दिन उसका जो विरोधी व्यक्ति था उसने कहा कि इस न्यायाधीश को तो मैं देख लूंगा। जिसके विरुद्ध डिसीजन दिया उसने क्या लिखा कि मैं इस न्यायाधीश को तो मैं देख लूंगा। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले उस व्यक्ति को उठा के लेके आओ, जो हमको देखेगा हम उसको पहले देखना चाहते हैं। और 6 महीने तक देखते रहे, उसको जेल में पटक दिया। कौन से मामले के आधार पर, न्यायिक अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। इसीलिए ध्यान रखना, आप चाय की थड़ियों पे जब बैठते हैं हम लोग, तो हम किसके विरुद्ध बातें नहीं करते, न्यायालय के विरुद्ध बातें नहीं करते। हमको पता है न्यायालय के विरुद्ध बातें करेंगे कौन सा मामला बैठ जाएगा बताओ, न्यायिक अवमानना।
तो ऐसे टोटल कितनी बातें लिखी है बताओ। आर्टिकल 19(1)A में उल्लिखित जो स्वतंत्रता वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उस पर 8 प्रतिबंध लगे हैं। राष्ट्र की प्रभुत्ता और अखंडता के नाम पे, फिर किसके नाम पे बताओ, राज्य की सुरक्षा के नाम पे, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था के नाम पे, अपराधों के दीपन के नाम पे, सदाचार और मानहानि। ठीक है, अब देखो याद तो करना ही है, याद किए बिना जाना नहीं है। आर्टिकल इस पे जो प्रतिबंध लगे हैं वो कौन से में लगे हैं बताओ। आर्टिकल 19। तो याद करने का तरीका क्या है, पढ़ा, उसके बाद में वो वहां को, मान लो कि आप रिकॉर्डेड क्लास को सुन रहे हैं तो वीडियो को एकदम पॉज किया और बिना देखे रफ कॉपी में या जो भी आपकी कॉपी है उसमें बिना देखे खाली पेज पे लिखो। क्या, पहले तो देखो मैंने बताया आपको राष्ट्र की प्रभुत्ता और अखंडता, राष्ट्र की प्रभुत्ता और अखंडता, जल्दी बताओ। देखिए आर्टिकल 29, 19, 2, 3, 4 के अंदर अखंडता संविधान कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई, लिखो लिखो कॉपी पे लिखो जल्दी, कौन से 16वें से। फिर एक मैंने बताया कौन सा बताओ, राज्य की सुरक्षा के आधार पर। ठीक है, फिर मैंने एक बताया कौन सा बताओ, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर के नाम पे। फिर एक कौन सा बताया बताओ, देखे, फिर एक बताया मैंने विदेशी राज्यों के साथ में हमारा मैत्रीपूर्ण संबंध, विदेशी राज्यों के साथ में कैसा संबंध बताओ, मैत्रीपूर्ण संबंध, वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद में क्या बताया मैंने आपको। ठीक है, 4 और याद करो। एक, आप ऐसा कुछ नहीं बोलोगे जिससे अपराधों का क्या हो बताओ, उद्दीपन हो। ऐसा भी कुछ नहीं बोलोगे जिससे समाज की सदाचार या नैतिकता या मोरलिटी क्या होती है बताओ, प्रभावित होती है। ऐसा कुछ भी आप अभिव्यक्त नहीं करोगे जिससे दूसरे की मान को क्या होती है बताओ, हानि होती है। कई बार हम, ठीक है, किसी दूसरे के बारे में सोशल मीडिया पे गलत गलत कमेंट लिख देते हैं, ऐसा नहीं लिखना चाहिए क्योंकि आप उसकी डिफेमिनेशन कर रहे हैं, आप उसकी मानहानि कर रहे हैं। और नंबर अगला क्या है कि आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे हमारी न्यायपालिका की अवमानना होती है, कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट होता है ना। ये आगे मैं पढ़ूंगा सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में डिटेल में न्यायिक अवमानना को, वहां पे मैं यही लिखाऊंगा आपको। संविधान में न्यायिक अवमानना का उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया बताओ, यही पूछ लेंगे सुप्रीम कोर्ट के चैप्टर में। कहा, आर्टिकल 19(2) में क्या शब्द लिखा है बताओ, न्यायिक अवमानना शब्दावली का उल्लेख किया गया है। ठीक है जी, ये आर्टिकल 19(1)A पे जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, और कौन से आर्टिकल में प्रतिबंध लगे हुए हैं, आर्टिकल 19(2). आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, आर्टिकल 19(1)B। बी में क्या था बताओ, देखो, बिना हथियारों के शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। देखा जाए तो इस आर्टिकल में 2 प्रतिबंध लगे हुए हैं आप पे। इस आर्टिकल में आप पे कितने प्रतिबंध लगे हुए हैं, 2 प्रतिबंध। पहला प्रतिबंध क्या है कि देखो आप सम्मेलन करोगे, लेकिन सम्मेलन कैसे होना चाहिए बताओ, शांतिपूर्ण, एक प्रतिबंध हो गया। अगर आप अशांति, है ना, समाज के जो असामाजिक तत्व है उनको पुलिस उठा के लेके जाती है ना, क्योंकि वो अशांतिपूर्ण माहौल बना देते हैं। तो पहली बात तो आप सम्मेलन करोगे शांतिपूर्ण तरीके से। दूसरी बात क्या है, जब भी आप सम्मेलन करोगे कैसे करोगे बताओ, बिना हथियारों के, हथियार नहीं होने चाहिए। 2 प्रतिबंध तो ये लग रहे हैं, लेकिन इसमें जो प्रतिबंध लगा है वो किसके कहां लगा है बताओ, आर्टिकल 19(3). पहली बात है कि आप कोई ऐसा सम्मेलन नहीं करेंगे जिससे राष्ट्र की प्रभुत्ता और अखंडता को क्या पहुंचे बताओ, खतरा पहुंचे, और हमारे पब्लिक ऑर्डर को भी क्या हो बताओ, नुकसान हो। जैसे मान लीजिए आतंकवादियों का सम्मेलन चल रहा है, माओवादियों का सम्मेलन चल रहा है, नक्सलवादियों का सम्मेलन चल रहा है, क्या सरकार ऐसे सम्मेलन को चलने देगी? कल को कोई अपराधी लिखे कि कल हम मान लो कि जयपुर में एक बड़ा सम्मेलन करेंगे, अपराधी लोग एक साथ आएंगे, क्या सरकार ऐसे सम्मेलन को करने देगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो राष्ट्र की प्रभुत्ता और अखंडता के विरुद्ध है। ठीक है, फिर किसके आधार पर, लोक व्यवस्था के आधार पर। पहले हम बोलते थे धारा 144 लग गई, धारा 144 जिसका नाम अब हम भारतीय जो नागरिक संहिता है 2023 वाली, उसकी धारा 163 हो गई है, वो पहले 144 थी। अब उसमें क्या हो गया है भाई, उसमें ये होता है कि 5 से अगर ज्यादा लोग कहीं पे बैठे रहेंगे तो उनको पुलिस वाले उठा लेंगे। क्यों उठा लेंगे? पुलिस वाले बोल रहे हैं क्यों, हम आपको इसके लिए उठा रहे हैं क्योंकि आपकी वजह से हमारा पब्लिक ऑर्डर क्या हो रहा है साथियों, डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, तो राष्ट्र की प्रभुत्ता और अखंडता और लोक व्यवस्था। फिर आर्टिकल 19(1)C में क्या था बताओ, ये अखंडता शब्द वापस बताओ, देखिए कौन से संविधान संशोधन से जोड़ी गई है, अखंडता शब्द यहाँ पे 16वें संविधान संशोधन से। फिर आर्टिकल 19(1)C में क्या है, संघ, संगम और सहकारी समिति बनाने का अधिकार बताई दिया मैंने। इस पर प्रतिबंध क्या है, राष्ट्र की प्रभुत्ता और अखंडता के नाम पे, लोक व्यवस्था के नाम पे, सदाचार या नैतिकता के आधार पर। 3 प्रतिबंध है ना भाई। कल को आप ऐसा कोई यूनियन नहीं बनाओगे, आतंकवादियों को यूनियन बनाने का अधिकार देगी क्या सरकार? अपराधियों को यूनियन बनाने का अधिकार देगी क्या? नहीं देगी, क्योंकि आतंकवादियों के यूनियन से क्या होगा, हमारी राष्ट्र की प्रभुत्ता और अखंडता को नुकसान होगा। क्या बताओ, अपराधियों को यूनियन या संगठन बनाने का अधिकार देगी क्या? नहीं, इससे हमारी समाज की लोक व्यवस्था क्या हुई बताओ, प्रभावित होगी।
इसके अलावा कल को बोले कि शराबियों का संगठन, क्या सरकार बोलेगी शराबियों को संगठन बनाओ? अरे ये समाज की सदाचार और नैतिकता के क्या है बताओ, विरुद्ध है। तो आप ऐसा कोई यूनियन, ऐसी कोई सहकारी समिति या ऐसा कोई एसोसिएशन भी नहीं बना सकते हैं जो हमारी समाज की नैतिकता के भी क्या होता है बताओ, विरुद्ध होता है। ठीक है। फिर आर्टिकल 19(1)(d), आर्टिकल 19(1)(d) में क्या है, मैंने कहा डॉन पूरे भारत में भ्रमण करेगा। और इसमें जो प्रतिबंध लगे हुए कौन से आर्टिकल में लगे हुए, आर्टिकल, ध्यान रखो, देखो ई भ्रमण करोगे तभी तो वहीं पे निवास करोगे, तभी तो वहीं पे करो, क्या करोगे बताओ, बसोगे। तो इन दोनों आर्टिकलों के जो प्रतिबंध है वो एक में ही लगे हैं। कौन से आर्टिकल में बताओ, 19(5) में। पहली बात तो है साधारण जनता के हितों के आधार पर या पब्लिक इंटरेस्ट के आधार पर आपकी भ्रमण करने की स्वतंत्रता एवं कहीं पे भी निवास एवं बस जाने की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कोविड-19 का। भाई कोविड-19 के समय हमारे यहाँ लॉकडाउन लगाया गया और नागरिकों की जो भारत के अंदर भ्रमण करने की स्वतंत्रता है उस पर क्या लगाएगी, प्रतिबंध लगाएगी। वो इसलिए लगाया गया क्योंकि एक व्यक्ति अगर संक्रमित है तो एक व्यक्ति के संक्रमित होने से क्या होगा साथियों, एक व्यक्ति के संक्रमित होने से ये होगा कि दूसरे व्यक्ति बीमार हो सकते हैं, दूसरे व्यक्ति भी संक्रमित हो सकते हैं। इसका मीनिंग है ये पब्लिक इंटरेस्ट के विरुद्ध है, लोगों के हितों के विरुद्ध है। तो कई बार अगर कोई व्यक्ति है जो संक्रमित बीमारी से ग्रसित है तो सरकार उसके भ्रमण पर प्रतिबंध लगा सकती है। किसके आधार पर, पब्लिक इंटरेस्ट के आधार पर। तो उस समय का कोविड-19 के समय का एक किस्सा भी है। कोई एक बालिका थी जो दिल्ली से कहीं जा रही थी, ठीक है। तो पुलिस वालों ने रोका, पुलिस वालों ने कहा लॉकडाउन लगा हुआ है और लॉकडाउन जाने लगा है तो आप कहीं पर मतलब जा नहीं सकते हैं। तो बालिका ने कहा यूपीएससी की तैयारी की होगी। तो बालिका ने कहा भाई साहब क्या बात करते हो, यूपीएससी की तैयारी की हुई है मेरे को पता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको भ्रमण करने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन बालिका ने क्या आधी तैयारी की थी, केवल इधर वाली। उसने ये नहीं पढ़ा था कि हमारे मौलिक अधिकारों पर क्या लगे हुए हैं बताओ, प्रतिबंध भी लगे हुए हैं। और उसको फिर पुलिस वालों ने अच्छे से समझाया। 2 दिन बाद भी उसको फंडामेंटल राइट समझ में आ गए पूरे, है ना। कैसे समझाया वो बताइए आपको, ठीक है। तो उस बालिका को राज्य ने क्यों रोका बताओ, लोकहित के आधार पर। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के हितों के आधार पर। देखिए अगर आप मतलब नॉर्थ ईस्ट के अंदर जाते हैं भ्रमण करने के लिए या आप अंडमान एवं निकोबार द्वीप में भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो वहां पे आपको भ्रमण करने की जो स्वतंत्रता है या वहां पे जाने पर आपको रोक सकते हैं। सामान्यतः नॉर्थ ईस्ट में ये होता है कि अगर आप वहां पे जाना चाहते हैं तो आपको इनर लाइन परमिट लेना होता है वहां पे जाने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि किसकी सुरक्षा के लिए? अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा के लिए। क्योंकि शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जो जनजातियां हैं, उनकी जो कल्चर है वो उनकी जीवन शैली थोड़ी अलग है और वो हमारी को जब देखते हैं तो उनको लगता है कि इनकी वजह से हमारी संस्कृति प्रभावित हो सकती है। इसलिए कई बार नॉर्थ ईस्ट के अंदर ऐसा करते हैं, अंडमान निकोबार में भी ऐसा किया जाता है। अनुसूचित जनजाति और इनके हितों के आधार पर वहां पे भ्रमण करने, वहां पे रुकने और वहां पे बस जाने की स्वतंत्रता पर आप पर क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो ये दोनों चीजें आप ध्यान रखें, दोनों के प्रतिबंध एक ही मिल गए आर्टिकल 19(5) में। ओके जी, फिर आर्टिकल 19 कौन सा आ गया बताओ जी। आर्टिकल 19(g) में जो प्रतिबंध लगा हुआ है, मतलब पहली तो इसमें स्वतंत्रता, जी वाली याद आ रहा है, वर्ती व्यापार व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। इस पे जो प्रतिबंध लगा हुआ है साधारण जनता के हितों के आधार पर, दूसरी बात है तकनीकी योग्यता और तीसरी बात है राज्य के स्वामित्व वाले क्षेत्र। एक एक को समझते हैं। पहला क्या है, साधारण जनता के हितों के आधार पर। क्या मान लो कि आप नकली शराब का बिजनेस कर सकते हैं? नहीं, नकली शराब का बिजनेस करेंगे आप तो इससे हमारे साधारण जनता या आम जनता के हित क्या होंगे बताओ, प्रभावित होंगे। क्या आप अफीम डोडो इनका बिजनेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे साधारण जनता के हित क्या होंगे बताओ, प्रभावित होंगे। तो पहली बात तो प्रतिबंध ये हो गया। दूसरा है तकनीकी योग्यताएं। भाई कुछ कार्य करने के लिए आप पर कोई ना कोई तकनीकी योग्यताएं भी थोपी जा सकती है। जैसे समझो कि अगर मान लीजिए किसी को टीचर बनना है या किसी को आरएस बनना है, ठीक है। तो कल को मान लो कि 5 वर्ष का बच्चा बोले कि भाई साहब बहुत हो गया, सीधा ही प्रोफेसर बनते हैं। तो भाई उसको बोलेंगे पहले क्या करो बताओ, नेट हेट की डिग्री करो, एमए करो, ठीक है, जो भी एमएससी करो, फिर उसके बाद में प्रोफेसर बनने की सोचना। तो ये क्या है, तकनीकी योग्यता। कोई बोलता है कि नहीं मेरे को आज से सुई बढ़ना आ गया, मैं तो डॉक्टर बन गया। नहीं भाई, कम से कम एमबीबीएस सर उनकी डिग्री करनी पड़ेगी। तो ये क्या है बताओ, तकनीकी योग्यताएं। तो अगर मान लो कोई वकील बनना चाहता है उसके लिए भी कंडीशन है कि उसको एलएलबी करनी पड़ेगी। तो ये क्या है बताओ, तकनीकी योग्यताएं। तो आप किसी भी प्रकार की अगर भर्ती करना चाहते हैं तो राज्य उसके लिए कोई ना कोई तकनीकी योग्यता यहाँ पे बता सकता है।
ठीक है, अगला क्या है बताओ, राज्य के स्वामित्व वाले क्षेत्र। कौन से क्षेत्र बताओ, राज्य के स्वामित्व वाले क्षेत्र। नहीं, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं अगर उनपे किसका स्वामित्व है बताओ, राज्य का स्वामित्व है, तो ऐसे कार्य करने पर आपकी क्या कर सकते हैं बताओ, रोक कर सकते हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, जैसे परमाणु ऊर्जा है, जैसे हम परमाणु ऊर्जा पर पूरा का पूरा कंट्रोल किसका है बताओ, भारत सरकार का। इसका मीनिंग है परमाणु ऊर्जा किसके क्षेत्र वाला बिजनेस हो गया, राज्य के स्वामित्व वाला क्षेत्र। अब कोई ये नहीं बोल सकता आके कि नहीं मेरे को तो परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में कार्य करने की इच्छा हो रही है। नहीं, राज्य क्या बोलेगा, ये तो राज्य के स्वामित्व वाला क्षेत्र है और ये राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, इसलिए ये हमको ये हम परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आपको बिजनेस नहीं करने देंगे। फिर मान लीजिए मैं बताऊं